Respected all teachers and my dear colleagues, good morning to all of you. A warm welcome in our wonderful teacher training session, Storytelling in Classroom. First of all, would like to introduce myself. I am Binita Kumari in Hindi teacher in our school, Paramanand Public School. I am very thankful of our organization and CBSE for providing me with such excellent opportunity to deliver such wonderful topic, storytelling in classroom. And it's my pleasure to deliver this session as per guidelines to CBSE. क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते समय अपने सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए हम बच्चों को कहानी भी सुना सकते हैं। तो वो कहानी कैसी होनी चाहिए? कहानी सुनाना शिक्षण का सबसे पुराना तरीका है और इसे हम सभी जानते हैं। ये मानव जीवन का एक हिस्सा भी है क्योंकि कहानियों के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। कहानी सुनाना उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी संस्कृति है। मौखिक कहानी कहने का उपयोग मनोरंजन के साथ साथ शिक्षित करने के लिए भी किया गया है। शोध के अनुसार कहानी सुनाना एक ऐसा उपकरण है जो छात्रों को अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करता है। कहानी सुनाने के माध्यम से पढ़ना एक उबाऊ विषय जो बच्चों को लगता है वो आसान लगने लगता है। जैसे मान लीजिए हमारा टॉपिक है परिश्रम का फल। हम बच्चे को अपनी बुक से इस कहानी को पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो इस चीज़ को सुन रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उस चीज़ को सुनना नहीं चाहते। उनका ध्यान जो है वो उस पर नहीं टिक रहा है। तो इसके लिए हम बोलेंगे कि चलो बच्चों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। तो ऐसा कहते ही सारे बच्चे जो हैं वो शांत हो जाएंगे और एकाग्रचित होकर कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम बच्चे को परिश्रम का क्या फल है इसके लिए कहानी सुनाएंगे कि भोला राम का एक आदमी था। वो कुछ भी परिश्रम नहीं करता था, लेकिन हमेशा अपने भाग्य को कोसते रहता था और भगवान को दोष देता था कि भगवान ने ही हमारे भाग्य में कोई सुख नहीं दिया है, इसीलिए हमको दुख हो रहा है। एक दिन अपनी समस्या लेकर वो संत के पास जाता है और संत से कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, गरीबी जो है वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो संत बोलते हैं कि ठीक है, तुम घर जाओ और 2-4 रोज के बाद आना। तो भोला राम जो है वो अपने घर चला जाता है और 4 दिन के बाद ठीक उसी समय पे आश्रम में पहुंचता है जब उसको संत बुलाए थे। तो संत बोलते हैं कि वहाँ पे फव्वारा रखा है और आश्रम में रहने वाले संतों के लिए तुम्हें कुएं की खुदाई करना है जिससे पानी निकले और वो लोग पी सके। भोला राम बोलता है कि ठीक है और वो चला जाता है कुएं की खुदाई करने। 2-3 दिन वो निरंतर प्रयास करता है और तब जाकर वह कुएं की खुदाई कर पाता है। तो संत जब जाकर उस कुएं को देखते हैं तो बोलते हैं कि थोड़ा सा कुआं तुमको और गहरा करना है। तो इसके लिए भोला राम क्या करता है कि फिर कुएं की खुदाई करता है और जब वो कुएं की खुदाई करता है तो उसे एक घड़ा मिलता है जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ होता है। वे उन सोने के सिक्कों से भरे हुए घड़े को लेकर संत के पास जाता है और बोलता है कि महाराज ये लीजिए, कुएं की खुदाई करते हुए ये सोने से बड़ा हुआ घड़ा हमको मिला है। तो संत जो है वो बोलते हैं कि ये घड़ा तुम्हारा है, इसको तुम रखो। तो भोला राम बोलता है कि नहीं, ये मेरा नहीं है, ये कुएं की खुदाई के वक्त जमीन के अंदर से निकला है, तो इसीलिए ये घड़ा जो है आपका हुआ। तो संत उसको समझाते हैं कि कुएं की खुदाई तुमने की, तुम निरंतर
परिश्रम किए तो तुम्हारे मेहनत का फल है कि ये सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा तुमको मिला है, और इसीलिए इस घड़े को तुम अपने साथ लेके जाओ और इससे तुम कोई ऐसा रोजगार करना जिससे तुम अपनी जीविका भी चला सकते हो और तुमको कुछ पैसे भी मिलेंगे, जिससे तुम्हारी गरीबी जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो ऐसी कहानी के द्वारा हमने बच्चे को ये समझाया कि मेहनत का जो फल है वो हमेशा मीठा होता है। पहले भोला राम मेहनत नहीं करता था, जिसका परिणाम था कि वो गरीब था, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन उसने परिश्रम किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला और उसकी गरीबी जो है वो दूर हो गई। तो मेहनत का जो फल है वो हमेशा मीठा होता है। तो इस तरह से हमने अपना पाठ जो है वो बच्चे को पढ़ा भी दिया और एक कहानी सुनाई, जिसमें रुचि लेकर बच्चे ने मेहनत का फल मीठा होता है समझा भी और जाना भी। अब इस कहानी से बच्चों ने क्या सीखा, इस चीज़ की जांच के लिए हम बच्चों से सवाल भी करेंगे कि मेहनत का फल कैसा होता है, आपने इस कहानी से क्या सीखा। तो इस तरह से हम अपना पाठ भी बच्चों को पढ़ा देंगे और एक संदेश भी दे सकते हैं। तो इस तरह क्लास में कहानी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना बहुत ही सहज और आसान तरीका है। बच्चों के मानसिक विकास में कहानियों का अहम योगदान होता है। कहानियाँ न सिर्फ उनके लिए मार्गदर्शक का काम करती है, बल्कि उन्हें आदर्श इंसान बनने में भी मदद करती है। तो जो कहानी हम सुनाएं, इससे जो बच्चा कामचोर होगा, पढ़ने के लिए मेहनत नहीं करना चाह रहा होगा, जैसे हमारे प्रशांत सर, तो वो क्या करेंगे कि अब मेहनत करने लगेंगे, इसीलिए कि उनका एग्ज़ाम आने वाला है, तो थोड़ा परिश्रम करके पढ़ेंगे और हम इसका परिणाम होगा कि उनका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से कहानियाँ जो है वो बच्चों का मार्गदर्शक बनती है और उन्हें एक आदर्श इंसान बनने में भी मदद करती है। यही कारण है कि जब से मानव सभ्यता है, कई कहानियाँ प्रचलन में हैं। ऐसी कहानियों की कमी नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। बेशक शब्द बदल गए हैं कहानियों के, लेकिन उनके सीख और महत्व आज भी वही हैं। आखिरकार बच्चों के कहानियाँ सुनाने के क्या फ़ायदे हैं? अब हम ये जानेंगे कि कहानियाँ सुनाने से बच्चों के क्या फ़ायदे होते हैं। बच्चों पर कहानियों का बहुत असर पड़ता है। ऐसे में उन्हें अच्छे कहानी के कई तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। अब उन फ़ायदों के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। पहला है बच्चों में नैतिकता का विकास। बच्चों की कहानियाँ उन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। उन्हें ईमानदारी और सत्यता से संबंधित कहानी सुनाने पर उनमें नैतिकता का विकास हो सकता है। इस तरह की कहानियों का बच्चों के मस्तिष्क पर बहुत असर पड़ता है। यानी हम अपने पाठ्यक्रम को पढ़ाते हुए बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाएं जिससे उनके अंदर ईमानदारी और सच्चाई की भावना का विकास हो। दूसरा टॉपिक है संस्कृति की समझ। कई बच्चों को अपने संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं होता है, वे अपनी संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम कहानियों के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से उनके संस्कृति और परंपराओं के बारे में बताएंगे। अतः कहानी सुनाकर, क्लासरूम में कहानी सुनाकर हम संस्कृति की समझ भी बच्चों को करा सकते हैं। तीसरा टॉपिक है सुनने की क्षमता का विकास। जब हम बच्चों से कहते हैं कि आज हम आप लोगों को कहानी सुनाएंगे, तो बच्चे कितना ही शोर कर रहे हो क्लासरूम में, शांत हो जाते हैं और एकाग्रचित्त होकर कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर सुनने की जो क्षमता है उसका विकास होता है। ज़्यादातर बच्चे कहानी को जो है वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं,
इससे उनमें संयम की जो भावना है, खुद को एकाग्रचित करने की जो भावना है, उसका भी विकास होता है। जिज्ञासा को बढ़ावा। जब हम बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं तो सुनाते सुनाते जब हम किसी बच्चे से कुछ सवाल करने लगते हैं तो बच्चों के अंदर जो है वो जिज्ञासा होती है कि इस कहानी में आगे क्या होगा। ये जानने के लिए बच्चे जो हैं वो उत्सुक हो जाते हैं। तो कहानियों के माध्यम से हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर एक तरह की जिज्ञासा यानी जानने की जो इच्छा है वो प्रबल होती है। वो जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं कि अब आगे इस कहानी में क्या होगा। जब कोई बच्चे को कहानी सुनाता है तो कहानी की रोचकता के कारण आगे क्या होगा यह जानने की उत्सुकता जो है वो बच्चों में बढ़ जाती है और इससे बच्चे जो है वो जिज्ञासु होने लगते हैं और कहानी के बारे में सवाल पूछना शुरू करते हैं कि इसमें आगे अब क्या होगा। 5वां है कल्पना शक्ति की क्षमता का विकास। बच्चों का उत्सुक होना और कल्पनाशील होना दोनों ही अलग अलग हैं। कहानी सुनते सुनते बच्चे जो हैं वो काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं। जैसे हम कहानी सुना रहे हैं बच्चों को शेर और चूहे की, तो बच्चे जो है वो जंगल में पहुंच जाते हैं सोचते सोचते। उनका माइंड जो है वो देख रहा है जंगल के दृश्य को कि वहाँ पे शेर और चूहे के बीच क्या हो रहा है। तो इससे जो है वो बच्चे काल्पनिक हो जाते हैं और यह कल्पना करने की क्षमता किसी भी विषय पर बच्चे ही बेहतर रचनात्मक सोच में मदद कर सकती है। और जब वो काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं यानी उनके माइंड में आ रहा है कि वहाँ जंगल में एक शेर जो है वो सोया हुआ है, तभी कहीं से एक चूहा आता है और शेर के ऊपर उछल कूद करने लगता है। तो शेर जो है उस चूहे को क्या करता है, पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने मेरी नींद क्यों खराब की, आज मैं तुमको खा जाऊंगा। तो शेर बोलता है, चूहा बोलता है कि नहीं महाराज, मैं एक छोटा सा जीव हूँ, आप मुझको छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं किसी न किसी दिन आपकी मदद जरूर करूँगा। तो ऐसा सोचकर शेर जो है वो चूहे को छोड़ देता है और चूहा अपने घर वापस चला जाता है। लेकिन कुछ दिन जब बीतते हैं तो चूहे को शेर की दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो जंगल में घूम रहा होता है तो सोचता है कि अरे ये तो शेर की आवाज़ है। तो ये सुनकर वो क्या करता है कि जिधर से आवाज़ आ रही है वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि शेर जो है वो जाल में फंस गया है। तो बोलता है कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने तीखे दांतों से इस जाल को काट दूंगा जिससे आप बाहर आ जाएंगे। और शेर ऐसा ही करता है, अपने पैने दांतों से उस जाल को काट देता है जिससे शेर जो है वो बाहर आ जाता है। और तब शेर बोलता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। तो इसीलिए किसी को छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। लेकिन शेर जब चूहे को छोड़ रहा था तो वो उस पर हंस रहा था कि तुम छोटे जीव हो, तुम मेरी मदद क्या करोगे। लेकिन जब चूहे ने शेर की मदद की तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा कि तुम मुझे माफ़ कर दो, किसी को भी छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ऐसी भी परिस्थिति आती है जब छोटे से छोटे जीव भी बड़े से बड़े जीव की मदद कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि बच्चे जो है वो कहानी के जानने के लिए उत्सुक हुए, तो उनके अंदर उत्सुकता बढ़ी और जब उन्होंने कल्पना की तो उन्हें एक मोरल मिला कि किसी को भी हमें छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगला टॉपिक है एकाग्रता में सुधार। बच्चों को कहानी सुनाने में उनमें एकाग्रता का विकास होता है क्योंकि बच्चे कहानी सुनने के लिए अधिक ध्यान देते हैं। जब भी हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो बच्चे एकदम शांतचित्त होकर कहानी को सुनते हैं और शिक्षक कैसे कहानी को कह रहा है, क्या बोल रहा है, उस चीज़ को एकाग्रचित होकर सुनते हैं, जो चीज़ उनके माइंड को बहुत प्रभावित करती है और उनके अंदर एकाग्रचित होने की जो भावना है उसका विकास होता है
और इसका परिणाम होता है कि जब क्लास में कुछ भी कराया जाता है तो बच्चे उसे ध्यानपूर्वक सुनने लगते हैं। अगला टॉपिक है नई शब्दावली का ज्ञान। कहानियों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बच्चे पहली बार सुनते हैं। वो न सिर्फ इन शब्दों के मतलब को जानने का प्रयास करते हैं बल्कि उनकी शब्दावली भी बढ़ता है। जब हम बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं तो उनमें नए नए शब्द आते हैं उन कहानियों में, जिससे होता क्या है कि बच्चे के अंदर नए शब्द के जानने की इच्छा जो है वो बढ़ती है। तो उनके पास शब्दों का संग्रह हो गया। अब उसके बाद वो जानना चाहते हैं कि इन शब्दों का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है। तो इस तरह से एक ही शब्द के कई अर्थ हम बच्चों को समझाते हैं और उनके पास शब्दों का बहुत बड़ा संग्रह हो जाता है। यानी कहानी सुनाने से बच्चों के अंदर शब्दावली का ज्ञान होता है। अगला टॉपिक है सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा। कहानियाँ जो है वो सीखने की प्रक्रिया को बेहतर करने का अच्छा माध्यम है। कहानी के माध्यम से बच्चों का बौद्धिक विकास होता है। इसीलिए कहानी के माध्यम से बच्चों को कठिन विषय को भी आसानी से समझाया जा सकता है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि मेहनत का फल मीठा होता है। हमको यही पाठ बच्चों को पढ़ाना था, तो हमने अपने पाठ्यक्रम को छोड़कर एक कहानी के माध्यम से जब बच्चों को ये चीज़ पढ़ाई तो इससे क्या हुआ कि बच्चे का जो पाठ्यक्रम है वो भी आसानी से वो समझ लिए और उनकी समस्या का समाधान भी हो गया। यानी उन्होंने अपने विषय को भी पढ़ा और उस चीज़ को कहानी के माध्यम से भी समझ लिया। तो कहानी के माध्यम से जो है वो सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। सहानुभूति को बढ़ावा अगला हमारा टॉपिक है कि कहानी सुनने से सहानुभूति की जो भावना है उसका विकास होता है। कई कहानी परोपकार की होती है। ऐसे में ये कहानियाँ बच्चों को सुनाने से उनमें दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न करती हैं। यह भविष्य में बच्चों को एक अच्छा और गुणी व्यक्ति बनाने का काम करती है। हम बच्चों को ऐसी कहानियाँ भी सुनाते हैं जिसमें परोपकार की कहानी होती है, और जब बच्चे ऐसी कहानियाँ सुनते हैं तो उनके मन के अंदर दूसरों की भलाई करनी चाहिए ऐसी भावना जो है वो उत्पन्न होती है, जो आगे चलकर उन्हें एक अच्छा और गुणी इंसान बनने में मदद करती है। संचार में सुधार हमारा अगला टॉपिक है। कहानी सुनने से संचार में सुधार होता है। जब किसी बच्चे की सोचने और कल्पना करने की क्षमता बेहतर होती है तो वो दूसरों को अपनी बात आसानी से समझा पाते हैं। जैसे हमने बच्चों को कुछ कहानियाँ सुनाई, अब वो इस कहानी को अपने दोस्तों को सुना रहे हैं, घर जाकर अपने माँ बाप को सुना रहे हैं। तो इस तरह से करने से क्या हुआ, बच्चे के अंदर संचार कर अपनी बात को दूसरों के सामने रखने की भावना का जो है वो विकास होता है। यानी वो अपने संचार को सुधार पाते हैं और अपनी बात को दूसरों के सामने रख पाते हैं तथा दूसरों की बात को आसानी से समझ पाते हैं। तनाव और चिंता में कमी कहानियाँ न सिर्फ बच्चों का मनोरंजन करती है बल्कि उन्हें लुभाती भी हैं। कहानियाँ बच्चों को अलग अलग कल्पनाओं की दुनिया में ले जाती है, जिससे उन्हें किसी चिंता या तनाव से उभारा जा सकता है। जब बच्चे बहुत बोरिंग फील कर रहे हो, क्लासरूम में पढ़ने की उनकी इच्छा नहीं हो, और उस वक्त अगर हम बच्चों को कहानियाँ सुनाना शुरू करें तो बच्चे जो है वो उस बोरिंग समय से टाइम से उबर कर बाहर आ जाते हैं, जिससे उनके अंदर फिर से खुद को फ्रेश महसूस करने लगते हैं। उनके अंदर का जो तनाव है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए कहानी सुनाना बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगला टॉपिक है याददाश्त तेज होती है। चाहे कहानी छोटी हो या बड़ी, अगर कोई बच्चा कहानी सुनता है तो उन्हें कहानी के अधिकतर पात्र और किस्से याद रह जाते हैं। जब भी हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो बच्चे उसके सारे पात्र को याद करते हैं।
हमने उस कहानी में क्या डायलॉग बोला है वो चीज़ को याद रखते हैं। तो इससे होता क्या है कि बच्चे की याददाश्त जो है वो बहुत तेज होती है, बच्चों के अंदर याद करने की क्षमता का जो है वो विकास होता है। इसके बाद हमने जो कहानी बच्चों को सुनाई वो जाकर दूसरों को सुनाते हैं, तो इससे कहानी सुनने से याददाश्त का जो है वो विकास होता है। अगला टॉपिक है इतिहास का ज्ञान। कुछ कहानियाँ ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी होती है और ऐसी कहानियों से बच्चे को भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है जो उन पर गहरी छाप छोड़ती है। जैसे हम लोगों को पढ़ाना है झांसी की रानी के विषय में, तो इसके लिए हम लोग बच्चों को झांसी की रानी की कहानी सुनाएंगे कि वो 13 वर्ष की उम्र में उनका शादी हो गया था, उनके बचपन का नाम मन्नूबाई था, उनको क्या क्या करने आता था, उनके पास एक घोड़ा था, उनकी शादी किसके साथ हुई थी। तो कहानी के माध्यम से झांसी की रानी की पूरी जीवनी को हम बच्चों को बता देंगे। तो इससे होगा क्या कि बच्चे झांसी की रानी के विषय में जान भी लिए, उनका मनोरंजन भी हो गया और इतिहास का उनको ज्ञान भी हुआ। तो कहानियों के माध्यम से बच्चों को इतिहास का ज्ञान होता है। कहानीकार का विकास। कहानी कहने से जो कहानी कहता है उसका भी विकास होता है, इसीलिए कि वो उसके माइंड में है कि हमको फिर कल अपने क्लास में जाना है, अपने कक्ष में जाना है, तो अपने बच्चों को कहानी सुनानी है। तो इससे क्या होगा, वो भी जिज्ञासु होकर तरह तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करते हैं, तो इससे भी उनका विकास होता है। अतः कहानी सुनाने से कहानीकार का भी विकास होता है। बच्चों को कहानी सुनाने के तरीकों को समझाना अब अभिभावकों के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कहानियों का प्रभाव बच्चों पर बहुत जल्द पड़ता है। अतः अभिभावक को भी इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वे अपने बच्चों को कहानियाँ कैसे सुनाएं। बच्चों को कहानी कैसे सुनाएं। बहुत पेरेंट्स से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बच्चों को कहानियाँ कैसे सुनाया जाए, उन्हें कैसे मोटिवेट करने के लिए, उन्हें एंकरेज करने के लिए अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनाएं। तो पेरेंट्स का ये कहना होता है कि बच्चों को हम कहानी कैसे सुनाएं, क्या तरीका है बच्चों को कहानी कहने का। तो ये चीज़ मैं आज आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को कहानी कैसे सुनाएं, और कहानी सुनाने के बहुत से फ़ायदे भी हैं, क्योंकि कहानियाँ जो है वो बच्चों पर बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव डालती हैं। तो कहानी सुनाने से पहले हमें ये चयन कर लेना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस लेवल के हैं। अगर हमारे बच्चे छोटे हैं तो हम उनकी उम्र को देखकर उनके उम्र के अनुसार ही कहानी सुनाएंगे। जैसे 1 to 3 के बच्चे हैं तो हम उन लोगों को कार्टून वाली कहानी सुनाएंगे, शेर और चूहे की कहानी सुनाएंगे, जंगली जानवरों की कहानी सुनाएंगे, जो उन्हें अच्छा भी लगेगा, उन्हें पसंद भी आएगा और उनके अंदर एक ज्ञान का विकास भी करेगा। कहानी सुनाते समय हमें बच्चों के पसंद और नापसंद को भी देखना चाहिए कि बच्चे की रुचि कैसी कहानी सुनने में है, कार्टून की कहानी सुनने में, कि शेर और चूहे की कहानी सुनने में, कि बिल्ली और कुत्ते की कहानी सुनने में। अगर कोई बच्चा है, उसके अभिभावक बार बार कह रहे हैं कि तुम बैठ के पढ़ो, टीचर भी स्कूल में बोल रहे हैं कि तुम पढ़ो, और बच्चा अगर पढ़ना नहीं चाह रहा है तो उसे मोटिवेट करने के लिए, इस चीज़ को समझाने के लिए हम उसको कहानी भी सुना सकते हैं कि बड़े जो कहते हैं वो सही है, हमें बड़ों की बातों पे अमल करना चाहिए। तो इस चीज़ को समझाने के लिए हम कहानी का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक बकरी थी और उसके 3 बच्चे थे। बकरी जंगल के किनारे जाती थी और घास चर के आती थी और अपने बच्चों के लिए भी चारे लाती थी, और बच्चे उसे खाकर अपने घर में ही रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि नाले के किनारे के सारे जो घास हैं
वो ख़त्म हो गए। तो बकरी अपने बच्चों से बोली कि मैं जंगल के दूसरे तरफ जा रही हूँ, तुम लोग घर से बाहर मत निकलना, इसीलिए कि यहाँ पे जो है वो जंगली भेड़िया घूमते रहते हैं और तुमको खा जाएंगे। लेकिन बकरी का जो छोटा बच्चा था वो बहुत शैतान था। दो बच्चे अपनी माँ की बात मानते थे, लेकिन अगला जो तीसरा जो बच्चा था वो अपनी माँ की बात नहीं मानता था और उसने उस दिन भी ऐसा ही किया कि अपनी माँ की बात को नहीं माना और चुपके से अपनी माँ के पीछे निकल गया। लेकिन बकरी जाते वक्त ये नहीं देख पाई कि मेरा बच्चा जो है वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, और बकरी जो है वो घास चरने के लिए अपने बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए नदी के दूसरे तीर यानी दूसरे किनारे के तरफ चली गई और छोटा बच्चा नदी के इसी किनारे पे फंस गया। तभी वहाँ पे एक भेड़िया आया और जब उसने बकरी के बच्चे को देखा तो वो बहुत खुश हुआ और बोला कि आज मैं इसको खा जाऊँगा, और आके वो बकरी के बच्चे के सामने खड़ा हुआ। तो बोला, तो बच्चा जब देखा भेड़िया को तो वो डर गया कि माँ तो बोलती है कि भेड़िया मुझे खा जाएगा और ये भेड़िया मेरे सामने आके खड़ा हो गया है, अब मैं क्या करूँ। तो उसने कहा कि मेरी माँ कहती है कि भेड़िया मामा बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो इसीलिए आप पहले मुझे एक गाना सुना दीजिए फिर मुझको खा लीजिएगा। तो भेड़िया बोला कि ठीक है, और भेड़िया आंख बंद करके लगा गाना गाने। तब तक जितने भी आजू बाजू के जंगली कुत्ते थे वहाँ पे आ गए और आकर उन्होंने भेड़िए को घेर लिया और बकरी का बच्चा झटपट अपने घर भाग गया। तो इस तरह की कहानी सुनाकर हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि हमें अपने अभिभावकों का बात मानना चाहिए। अगर हम उनका कहना नहीं मानते हैं तो हम मुसीबत में फंस सकते हैं, जैसे बकरी के बच्चे की जो जान है वो फंस गई थी। तो इस तरह से हम उसको समझाएंगे, डांटेंगे तो वो हमारी बातों को नहीं मानेंगे। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम कहानी के द्वारा अपने बच्चों को बताएंगे तो उन्हें लगेगा कि हमें अपने बड़ों की बात को मानना चाहिए और उनका कहना भी करना चाहिए। तो ये कहानी का चयन करने से पहले हमें बच्चों के उम्र का लेवल भी देख लेना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो किस उम्र के हैं और वे क्या सुनना पसंद करते हैं। बच्चों के कहानी सुनाने के बहुत फायदे हैं, जैसे उनके अंदर रचनात्मक सोच और कल्पना शक्ति का विकास होता है। जब हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो बच्चे भी सोचते हैं कि अगले दिन मैं भी कोई कहानी जाकर अपने क्लासरूम में सुनाऊंगा। तो इससे क्या हुआ, उनके सोचने और समझने की शक्ति का विकास हुआ। क्लास में कहानी सुनाने के लिए बच्चे ने क्या किया कि वो घर पे गया, तो इसके लिए उसे पढ़ना पड़ा। उसने अपने बुक्स को देखा, पढ़ा, तो इससे क्या हुआ, उसके अंदर एक तरह से पढ़ने की भावना का भी विकास हुआ और एक कहानी उसने तैयार भी की जो अगले दिन जाकर मैं अपने क्लास में सुनाऊंगा। शब्दकोश में बढ़ोतरी, जब हम अलग अलग तरह की कहानी बच्चों को सुनाएंगे तो उन कहानियों में अनेक तरह के शब्द होते हैं जिन शब्दों से बच्चे जो हैं वो परिचित नहीं होते हैं। तो जब ये कहानी बच्चे सुनेंगे तो उनके पास नए नए शब्द आएंगे जिससे उनका शब्दकोश जो है वो शब्दों के से भर जाएगा, यानी उनका शब्दकोश जो है वो उसका विकास होगा। कल्पना शक्ति भी बढ़ेगी। आज टीचर ने क्लास में कोई कहानी सुनाई तो बच्चे घर पे जाते हैं तो वो कहानी अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को सुनाते हैं। इससे होता ये है कि बच्चे के संचार कौशल का विकास होता है। इस तरह से कहानियों के माध्यम से ही बच्चे अपनी बात जो है एक दूसरे के सामने रखने लगते हैं और दूसरे की बातों को समझने लगते हैं। यानी कहानी के द्वारा
तो वो अपनी बातों को दूसरों के सामने रख सकते हैं और दूसरों की बातों को समझ सकते हैं, यानी वो अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, यानी उनके संचार कौशल जो है वो कहानियों के द्वारा विकसित होता है। बच्चों में सांस्कृतिक समझ आती है। जब हम कहानियाँ सुनाते हैं अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में, तो बच्चे जो हैं अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को जानते हैं और उनके अंदर ये समझ जो है वो आती है। सुनने के कौशल का विकास। कहानियों के द्वारा बच्चे में सबसे ज़्यादा सुनने के कौशल का विकास होता है, यानी वो एकाग्रचित होकर जो कोई भी कहानी सुना रहा है, चाहे वो टीचर हो, माँ हो, दादी हो या नानी हो, एकाग्रचित होकर सुनते हैं, जिससे उनके अंदर सुनने की कौशल का विकास होता है और आगे चलकर यही चीज़ उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है। अगर उनके अंदर ये भावना विकसित हो गई, एकाग्रचित होकर किसी की बातों को सुनने की भावना का विकास, तो वो अपने क्लास में एकाग्रचित होकर अपने विषय को पढ़ेंगे, जिससे जो है उनकी बुद्धि का विकास होगा और किसी भी समस्या को वो जब एकाग्रचित होकर सुनेंगे तो आसानी से सुलझा सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। कहानी सुनने से बच्चों में सीखने की जो प्रक्रिया है वो तीव्र होती है, इसीलिए कि हर कहानी का एक मोरल होता है। इससे बच्चों के अंदर कोई ना कोई सीख जरूर मिलती है। इसीलिए कहानी सुनाने के बाद बच्चों से ये ज़रूर पूछना चाहिए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है। अगर ऐसा सवाल जब हम अपने बच्चों से करते हैं तो जिन बच्चों ने समझा वो तो बता देंगे कि इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं समझा वो हमसे पूछेंगे कि आप बताइए कि इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है। तो इस चीज़ को एक बार हम फिर अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे उनके अंदर सीखने की प्रक्रिया का तो विकास होगा ही, उनके अंदर एक अच्छी सीख भी जाएगी कि इस कहानी का क्या उद्देश्य है, इस कहानी का क्या महत्व है। तो इस तरह से कहानियाँ सुनाने के बच्चों के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कहानी सुनाने का या पढ़ाने का कि हम टीचर हैं तो अपने बच्चों पे बिना मतलब के प्रेशर डाले या बोझ दे कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। तो ऐसे करने से क्या होता है कि बच्चे जो है वो बोर हो जाते हैं, वो भी स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं। तो आज के समय में हम लोगों को अपने बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए कि उन्हें भी कमी महसूस नहीं हो, बोरिंग वो फील नहीं करें, उन्हें ये ऐसा नहीं लगे कि हमारे गार्जियन जो हैं बेवजह हम पे पाबंदियाँ लगा रहे हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए अभी हम अपने सहयोगी अनीता मैम को यहाँ पे बुलाएंगे, जो हम लोगों को एक कहानी सुनाएगी कि बिना मतलब का, बेवजह का पाबंदी हमें अपने बच्चों पे नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि हम घर में अपने बच्चों को दिन भर चाहते हैं कि वो बच्चा पढ़ता रहे और उन्हें हम डांटते रहते हैं, तो वैसे ही दो भाई की कहानी सुनाने वाले जो अपने घर के परिवार से बहुत ही दुखी और उनके क्या बोलते हैं, जो अपने और बच्चों में भेदभाव को वो लोग करने थे। तो ऐसे ही दो भाई रहते हैं, एक घर में परिवार में दो भाई रहते हैं, जिनका एक का नाम रहता है प्रशांत और एक का नाम रहता है धर्मवीर। वो दोनों भाई जैसे ही सुबह होता है और सोए रहते हैं तो उनको जोर से आवाज़ आती है मम्मी की कि जल्दी उठो, आप लोग को स्कूल जाना है, लेट हो रहा है। तभी दोनों बच्चे उठते हैं और उठ के स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब स्कूल से आते हैं तो प्रशांत को मन करता है कि अंताक्षरी खेले। जैसे ही वो अंताक्षरी खेलने बैठता है तब तक उसकी बहन रंजीता आती है और आके उनको डांटती है कि आप लोग को पढ़ाई नहीं करना है और दिन भर खेल में ही लगे रहते हो। उन लोगों को बहुत ही गुस्सा आता है कि हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। तब तक धर्मवीर सोए रहते हैं। दोपहर में उनको सपना दिखता है कि हम सपने में अब आइसक्रीम खाने वाले हैं।
तो उनकी मम्मी विनीता आती है और डांट के बोलती है कि दिन भर सोए रहते हो, आपको पढ़ाई और होमवर्क नहीं करना है। बच्चे बहुत गुस्से थे और दोनों मिलके प्लान बनाते हैं कि क्या ऐसा किया जाए कि इस पाबंदी से हमको छुटकारा मिल जाए। ये सोच के वो दोनों अभी सोचते रहते हैं, तब तक दोनों भाई सोचते हैं कि चलो बाहर से हम लोग घूम आए। तब तक उनकी मम्मी विनीता चिल्लाती हैं कि अरे आप बाहर क्या करने जा रहे हो। जैसे वो घर से अंदर आते हैं तो उनके दादा आशुतोष चिल्ला के बोलते हैं कि दिन इतना घर में क्यों चिल्लाते हो, शोर मचाते हो, मेरा सिर दर्द दे रहा है। ये सुनकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं और ये सोचते हैं कि आज कुछ न कुछ ऐसा उपाय किया जाएगा जिससे कि हमको इस पाबंदी से छुटकारा मिले, क्योंकि हमारा भी एक अधिकार है। तो वो उनके पापा जब ऑफिस से आते हैं तो उनके पापा से एक छोटा सा कागज़ में लिख के देते हैं कि पापा हमको अपना भी कुछ अधिकार चाहिए, हमें एक दिन का घर से अधिकार दिला दीजिए। उनके पापा खुश हो जाते हैं, उनके पापा खुश हो जाते हैं और खुश होके उनको हाँ बोल देते हैं। फिर क्या होता है, दूसरे दिन जैसे ही उनकी मम्मी विनीता आवाज़ लगाती हैं कि बच्चों को उठने के लिए, तब तक सुबह होने के पहले ही बच्चा जाके अपने मम्मी से कहता है कि जल्दी उठ के नाश्ता बनाओ, टाइम नहीं दिख रहा है कि कितना बज गया। मम्मी जैसे ही उसे गुस्से में सोचती है कि एक थप्पड़ लगाए, पर उसे याद आ जाता है कि आज उन लोगों को ये अधिकार दिया गया है, हम बोले तो कैसे बोले। तब तक उनकी रंजीता आती हैं और आके बच्चों को नाश्ते के लिए बुलाती हैं। तब तक बोलते हैं कि जल्दी से नाश्ता तैयार करो और टेबल पे हमारा इंतज़ार करो। जब वो नीचे जाते हैं खाना खाने के लिए तो बैठते हैं तो देखते हैं कि वो बावर्ची आता है खाने पूछने के लिए कि नाश्ता में क्या क्या चाहिए। तो जैसे ही उनकी मम्मी अभी विनीता बोलने ही वाली रहती हैं कि खाने में पुलाव बनाओ वो, तो लड़का हाथ दिखाता है, धर्मवीर हाथ दिखाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, आज हमारे पसंद का हलवा, गाजर का हलवा, मीठा पुलाव ये ही बनना चाहिए। तब तक मम्मी गुस्से से सब्र से बाहर हो जाती है और बोलती है कि मीठा से हम लोग रोटी कैसे खाएंगे। तो प्रशांत बोल उठता है, जैसे हम लोग तीखे से खाते हैं। मम्मी बेचारी कुछ बोल नहीं पाती और वो शांत होकर खाना खा लेती है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उनके पापा बैठ के अपने दोस्तों के साथ शायरी करते रहते हैं। तब तक प्रशांत आते हैं, आके अपने पापा से बोलते हैं, पापा 10 बज गया, ऑफिस नहीं जाना है क्या कि यहाँ पे बैठ के आप गुलछड़े उड़ा रहे हो। पापा देखते हैं और वो बाहर ऑफिस के लिए पहले नाश्ते के बेंच पे आते हैं, खाते हैं। तो मम्मी जब बैठती है खाने के लिए तो अपने मम्मी से वो लड़का धर्मवीर बोलता है, मम्मी आज तुमने लग रहा है ब्रश नहीं की है, आपके दांत काले हो गए हैं, पान खा खा के अपना दांत खराब कर ली हो। मम्मी अभी बोलना ही चाहती है कि अभी हम सुबह ब्रश किए हैं। तब तक प्रशांत उठता है और अपने मम्मी का हाथ पकड़ के वॉशरूम में ले जाता है और मुंह धुलवाता है। उसके बाद क्या होता है, अब उनके पापा मम्मी से कमीज मांगते हैं कि कमीज दो पहनने के लिए। तो धर्मवीर बोलते हैं तब तक कि पापा कल ही ने आपने ये कमीज पहना था और ये आज फिर मैला हो जाएगा, रोज इतना सर्फ कहाँ से आएगा जो आपका कपड़ा धुला धुला के दिया जाएगा। पापा चुप होके तैयार होते हैं और बाहर जाते जाते धर्मवीर की मम्मी विनीता से कहते हैं कि मुझे 50 रुपया देना। तब तक जैसे ही वो 50 रुपये निकाल के देने जाती हैं, तब तक प्रशांत उठ के बोलता है, मम्मी पापा की गाड़ी में पेट्रोल तो है ना, पैसा का क्या करेंगे। तब उनके पापा को यही याद आता है कि ऐसे ही हम चवन्नी जब मांगते हैं तो स्कूल से जाते समय तो हम मम्मी को डांट देते, इसीलिए बेटा मेरा ये रोक रहा है। ऐसे समय उनको बहुत खुशी हो रही है कि आज हम इन लोगों को पाबंदी में रखें, कितना मज़ा आ रहा है। अब थोड़ी देर बाद उनका भाई अपने कॉलेज से आते हैं और आके एक सफ़ेद कमीज़ निकालकर, उनके भाई राजीव अपने सफ़ेद कमीज़ निकालकर और बाहर जाते समय अपने मम्मी से कहते हैं कि मम्मी आज मैं थोड़ा लेट से आऊँगा क्योंकि दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाना है। वैसे ही प्रशांत पीछे से अपने भाई राजीव को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि कहीं नहीं जाना है, एग्ज़ाम सर पे है और आपको पिक्चर देखने को पड़ा है, जल्दी घर के अंदर जाइए और अपना पढ़ाई की तैयारी कीजिए। वो बहुत ही अपने भाई के सामने हाथ जोड़ता है पर वो तैयार नहीं होते हैं और भाई भी अंदर चला जाता है। अभी जैसे ही वो भाई अंदर जाता है तो उनकी बहन रंजीता खूब भारी साड़ी पहन के कॉलेज के लिए तैयार होकर ठुमक ठुमक के बाहर निकलती हैं। तब तक धर्मवीर, उनका छोटा भाई जो धर्मवीर रहता है, वो टोकते हुए बोलता है, इतना भारी साड़ी पहनकर कहाँ जा रही हो। वो बोलती है कि हमारे कॉलेज में फंक्शन है जिसके लिए मैं ये भारी साड़ी पहन के जा रही हूँ। तो वो बोलता है कि साड़ी, कॉलेज में कोई फंक्शन है, शादी तो नहीं है,
जल्दी से जाके साड़ी, हल्की साड़ी पहन के जाओ, नहीं तो शाम तक ये साड़ी आपका खराब हो जाएगा। रंजीता चुपके से बेचारी अपनी आँख में पानी लिए अंदर जाती है और अपना साड़ी चेंज कर लेती है। अब ऐसे ही करते करते शाम बीत जाता है और उन लोगों का जब सुबह सो के उठते हैं तो देखते क्या है कि इनको कोई भी जगाने नहीं आता। नाश्ते के जब खाने में वो आते हैं तो देखते हैं कि मीठा खाना भी बना हुआ है। नौकर आके पूछता है और उनके पापा मम्मी को ये लगता है कि नहीं, हमारे बच्चों का भी कुछ अधिकार होना चाहिए कि हम उन्हें खुश रख पाए। तो हमारा ये कहानी कहने का मकसद ये था कि बच्चों के साथ हमें भी दोस्त बन के उनके बारे में भी हमें पूछना चाहिए कि आपको क्या करना है। दिन भर पढ़ते पढ़ते भी बच्चे बोर हो जाते हैं। धन्यवाद। तो अभी हमारे सहयोगी अनीता मैम ने हम लोगों को एक कहानी सुनाई, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिली, इसीलिए कि हम भी एक अभिभावक हैं, एक शिक्षक हैं, हम भी चाहते हैं कि अपने बच्चों पे पाबंदियां लगाएं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को हमें पार नहीं करना चाहिए। ठीक है, बच्चे हैं, उन पे पाबंदियां लगानी चाहिए, लेकिन वो पाबंदियां ऐसी ना हो कि बच्चों का जीना ही दुर्लभ हो जाए। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो भी अभिभावक हैं इस कहानी से कुछ सीख जरूर लेंगे। कहानी दुनिया के बारे में सार्वभौमिक सत्य प्रकट करती है और कहानियों के माध्यम से हम देखते हैं कि कितने अलग अलग लोग समान जीवन के अनुभव साझा करते हैं और मानव सभ्यता संस्कृति को कैसे पार कर सकते हैं। प्रदर्शन तकनीक, कहानी सुनने से ज़्यादा, अभी इसी सेशन में हम लोगों ने अपने रंजीता मैम से एक ट्रेनिंग लिया जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन ऐसे साधन हैं जो शिक्षक को पढ़ाने में मदद करते हैं। तो उन्होंने बताया था कि सुनने से बच्चों में 20% और देखने से बच्चों में 30% जो है वो स्मरण शक्ति का विकास होता है, और देखने और सुनने दोनों से 50%। लेकिन उसी चीज़ को जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो बच्चों में 90% जो है वो इस चीज़ का विकास होता है, यानी उनकी स्मरण शक्ति जो है वो 90% बढ़ जाती है। तो कहानी जो है, अगर हमें किसी मोरल को अपने बच्चों के अंदर डालना है तो इस चीज़ को हम बच्चों के द्वारा ही रंगमंच पे दिखाकर, अपने बच्चों के द्वारा ही उस पात्र को करवा के उसके अंदर उस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डाल सकते हैं। तो यानी प्रदर्शन तकनीक के द्वारा भी बच्चों के अंदर मोरल को डाला जा सकता है। तो कहानियाँ जो हैं क्लासरूम को सुंदर और सुसज्जित बनाती हैं। अगर बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो कहानियों के द्वारा वो खुद को फ्रेश कर सकते हैं। तो इसीलिए हम टीचरों को हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि पढ़ाते वक्त अपने बच्चों को, अपने छात्रों को ऐसी कहानियाँ सुनाएं जिससे उनके अंदर स्मरण शक्ति का विकास भी हो, उनका कौशल भी बढ़े और उनका मनोरंजन भी हो। कहानी सुनाते समय हमें इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हमारी जो आवाज़ है, बोलने की जो गति है, वो कहानी के अनुसार हो। हम जो भी कहानी सुना रहे हैं, हमारा हाव भाव उस कहानी के पात्र के अनुसार हो, जिससे बच्चे कुछ सीखें। हमें अपने शरीर और चेहरे को कहानियों की प्रतिक्रिया देना चाहिए। स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने और बच्चों को एकाग्रचित करने के लिए हमें बीच बीच में कहानियों के बीच में ऐसे डायलॉग शेयर करना चाहिए जिससे बच्चे खुश हो जाएं और उस चीज़ को और एकाग्रचित होकर सुने। दर्शकों, व्यक्तिगत श्रोताओं के साथ आकर्षक नेत्र संपर्क बनाए रखना चाहिए। हमें कहानी सुनाते समय अपनी नज़रों को सभी बच्चों की तरफ घुमाते रहना चाहिए। इससे बच्चों को लगेगा कि हमारे टीचर जो हैं वो हमको कहानी भी सुना रहे हैं और हमको देख भी रहे हैं। अपने आप को गति देना याद रखें, यानी कहानी सुनाते समय हमको कहानी के पात्र के अनुसार ही अपने आप को उसमें प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे बच्चे जो हैं और ध्यानपूर्वक उस कहानी को सुनेंगे तथा हम जिस चीज़ को कहानी के माध्यम से बच्चे को समझाना चाहते हैं
वो समझ सकेंगे। नाटकीय प्रभाव जोड़ने के लिए मौन और विश्राम का उपयोग करें, और कहानी में जहाँ हमें शांत होना है वहाँ हमें वैसा बिहेव करना चाहिए, और जहाँ बोलना है हमें वहाँ पे वैसा बिहेव करना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि माता पिता सारे जो लोग हैं अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, और उनके पास अपने बच्चों को कहानी सुनाने तक का भी टाइम नहीं है। तो इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन, टीवी इत्यादि जो भी जिसके यहाँ साधन उपलब्ध है वो दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि जाओ तुम देखो। इससे क्या हो रहा है, ठीक है बच्चे टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा भी कहानी देख रहे हैं, लेकिन जो आनंद उनको अपने माँ बाप के द्वारा, अपने दादा दादी के द्वारा कहानी सुनने में है, वो आनंद वहाँ पे नहीं है। तो अतः हमारा अनुरोध है यहाँ बैठे सभी अभिभावकों से कि अपने बच्चों के लिए भी कुछ समय जरूर निकालें, और निकाल कर अपने बच्चों की मोरल वाली कहानियाँ जरूर सुनाएं। छोटे बच्चों को कहानी सुनना जो है वो बहुत अच्छा लगता है। जब आप उनके साथ कहानी सुनाने के लिए समय देते हैं तो आप उनके उन गुणों को पैदा करते हैं जो वे बूढ़े होने पर अपने साथ ले जा सकते हैं। उन्हें उन पात्रों के साथ कहानियाँ सुनाएं जिनके मूल्यों का वो अनुसरण कर सकते हैं। ये असार्थक संदेशों वाली कहानियाँ, ऐसा करने से बच्चों में मूल्यवान सबक पैदा होते हैं और उन्हें ज्ञान, दया, ईमानदारी, करुणा और बहुत कुछ सीखने में मदद मिलती है। लंबे समय तक बच्चे का ध्यान रखना हमेशा आसान नहीं होता। कई बच्चों को लंबे समय तक किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है, तो वो या तो उस बात को भूल जाते हैं या उनका दिमाग जो है वो कहीं भटक जाता है। हालांकि अपने बच्चों के साथ कहानी सुनाने से उनके सुनने के कौशल में तो सुधार होता ही है, वे अधिक चौकस हो जाते हैं और सीखेंगे कि किसी भी निश्चित विषय पर अपना ध्यान कैसे केंद्रित किया जा सकता है। जब बच्चे कोई कहानी सुनते हैं तो वे उनके पात्रों को, उस स्थान को, उस घटना को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, और कुछ कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पनाशीलता को कहानी के आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वे कहानी की कल्पना कर सकते हैं कि वे इसे अपने सिर में कैसे दिखाना चाहते हैं। यह उनकी रचनात्मकता को बढ़ा सकता है और उन्हें नए विचारों के लिए खुला बना सकता है। कहानी सुनाने से छोटे बच्चों की आंखें नई चीज़ों की ओर खुलती है, यानी कि स्थान, संस्कृति और परंपराएं। जो बच्चे अभी बहुत छोटे हैं उन्हें अपनी संस्कृति और परंपरा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, और अगर हम उनको ऐसी कहानी सुनाते हैं तो उनके अंदर अपनी संस्कृति और परंपरा के प्रति लगाव होता है और इस चीज़ का ज्ञान होता है। पर उन्हें कहानी के पात्रों के स्थान पर होने की कल्पना करता है, जो उनकी सहानुभूति विकसित करता है, क्योंकि वे अपने कार्यों को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों को कहानियाँ पढ़ना और सुनाने से उनके खुद को व्यक्त करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। यह उन्हें अपने विचारों, भावनाओं और विचारों को संप्रेषित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कहानी सुनाते समय हमें बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए बीच बीच में बच्चों से प्रश्न भी पूछने चाहिए। खुद उनसे पूछना चाहिए कि अब तुम बताओ कि आगे क्या होगा। तो इससे होता क्या है कि बच्चों में विचारों पर चर्चा करने की जो शक्ति है उसका विकास होता है, और जैसे जैसे आप नन्हे मुन्नों के साथ कहानी सुनाने की गतिविधि में शामिल होते रहेंगे, वैसे वैसे वे नए शब्द सीखते पाएंगे और उनके पास बहुत ज़्यादा व्यापक नई शब्दावली जो है वो होती जाएंगी। कहानी सुनाना आपके बच्चों की याददाश्त को तेज करने का एक शानदार तरीका है। जब आप उन्हें कोई कहानी पढ़ते हैं तो आप उनकी समीक्षा करते हैं, उन्हें कुछ विवरण याद करने के लिए कहते हैं, उनसे प्रश्न पूछा जाता है और फिर उन प्रश्नों के उत्तर खुद उन बच्चों को लिखने के लिए कहा जाता है कि इन प्रश्नों को तुम खुद हल करो। तो इससे होता क्या है कि बच्चे घर जाएंगे, टीचर ने क्लास में जिस कहानी को पढ़ाया
जिस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए टीचर ने जो कहानी सुनाया उस पाठ्यक्रम को वो खुद पढ़ेंगे और फिर टीचर जो प्रश्न दिए हैं उसको वो खुद से हल करेंगे। इससे होगा क्या कि बच्चे की जो याददाश्त है वो तेज होगी और वो उस कहानी अपने पाठ्यक्रम को पढ़ भी पाएंगे और उससे संबंधित एक कहानी उनके दिमाग में भी रहेगा जिसको वो आगे अपने साथियों को, अपने भाई बहनों को बता भी सकते हैं। आप नन्हे मुन्नों को कहानियाँ सुनाना भविष्य की शैक्षिक शिक्षा के लिए एक कदम है। यह उन्हें स्कूल के लिए तैयार करने का एक अच्छा तरीका है क्योंकि यह सीखने को आसान और स्वाभाविक बनाता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि कहानी सुनना एक बच्चे के ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं उसके पहले ही अगर उनके अंदर एकाग्रचित होकर सुनने की भावना का विकास हो गया तो वो स्कूल में जाकर अपने क्लास में एकाग्रचित होकर अपने टीचर की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, जिससे उनका जो पाठ्यक्रम है उनके लिए आसान हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों को कहानियाँ जरूर सुनाना चाहिए। कहानी सुनाने के माध्यम से बच्चे सीखते हैं कि कैसे ध्यान देना है और बात करने वाले व्यक्तियों को सक्रिय रूप से सुनना है। जब वे दूसरों की बातों को सुनते हैं तो अधिक धैर्यवान होना सीखते हैं। यह अन्य लोगों के विचारों या समझने के लिए भी उनकी आंखें खोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति की राय कैसे भिन्न होती है। जब बच्चे कहानी सुनने के माध्यम से एकाग्रचित होकर किसी की बातों को सुनते हैं तो जब वो समाज में बाहर निकलते हैं तो भी वो अपने बड़े बुजुर्ग की बातों को ध्यान से सुनते हैं कि हमारे बड़े हमसे क्या कह रहे हैं। और जब उनके अंदर इस भावना का विकास हो जाता है कि किसी की बात को हमें सुनकर कैसे धैर्य रखना है तो वो अपनी राय भी कहानी सुनाने के माध्यम से ही वे अपनी राय भी अपने बड़े बुजुर्गों को दे देते हैं। इसीलिए कि उनके अंदर तो इस भावना का विकास हो चुका है कि हम कहानी कैसे सुनाएं, यानी कहानी के द्वारा बच्चे अपनी बात किसी के सामने रख रहे हैं। तो उसी तरह अगर वो किसी विषय पे किसी से चर्चा कर रहे हैं तो उस विषय पे चर्चा करते हुए अपनी बात किसी के सामने रख सकते हैं। और कहानियों के द्वारा बच्चे ये भी जानते हैं कि समाज में लोगों की राय एक ही बात के लिए कैसे भिन्न है। समाज में जितनी तरह के लोग हैं उतनी तरह की कहानियां हैं और एक ही विषय के लिए उनकी अलग अलग राय है। कहानी सुनाना छोटे बच्चों को दुनिया और जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। यह उन्हें अद्भुत विचारों और उन चीज़ों को सीखने का भरपूर अवसर देता है जिनका उन्होंने कभी पहले सामना नहीं किया। इन लाभों को देखते हुए माता पिता के पास, शिक्षकों के पास अपने बच्चों के साथ कहानी सुनाने के लिए पर्याप्त समय अवश्य होना चाहिए। कहानी सुनाने से मन को शांति मिलती है। अगर हमारा मन जो है वो बहुत परेशान है, बहुत विचलित हो रहा है और हमें अपने मन को शांत करना है, एकाग्रचित करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक अच्छी सी कहानी अपने बच्चों को भी सुनाना चाहिए और खुद भी सुनना चाहिए। इससे होता क्या है कि हमारे मन को शांति मिलती है और हम अपने आप को आरामदायक महसूस करते हैं। कहानियाँ जो है वो प्रेरणा का स्रोत होती हैं। कहानी सुनाने के दौरान बच्चों का ध्यान पूरी तरह से कहानी पर होता है, इसीलिए कहानी के बीच आए प्रेरणादायक बातें बच्चों के मन में बैठ जाती है और यही बातें उनके लिए प्रेरणा का काम करती है, जिससे वे अपने लक्ष्य को पाने में आगे सक्षम होते हैं। बच्चों को कहानी सुनाने के सही तरीके को समझाना अभिभावकों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना एक शिक्षक के लिए, क्योंकि कहानी का प्रभाव बच्चों पर जल्दी पड़ता है। बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उन्हें यह बताने के लिए उत्साहित करते रहना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। साथ ही
कहानी ख़त्म होने के बाद उनके साथ हमें चर्चा करना चाहिए कि इस कहानी से तुमने क्या सीखा, इस कहानी को तुम अपने जीवन में कैसे आत्मसात करोगे। साथ ही आप कहानी से जुड़े कुछ सवाल बच्चों से कर सकते हैं। कहानी सुनाते समय हमें बीच बीच में कहानी से संबंधित चित्र अपने बच्चों को दिखाना चाहिए। हम अपने बच्चों के बुद्धि के विकास करने के लिए कुछ चित्र उनको दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे जंगल का चित्र बना दिया, उधर जंगली जानवरों का चित्र बना दिया, शेर भालू बना दिए, और अब हम अपने बच्चों को कहेंगे कि इन चित्रों को सम्मिलित करके तुम एक कहानी हमको बना के दिखाओ। इससे होगा क्या कि बच्चे उस सारे चित्रों को अपने अंदर एकत्रित करेंगे और उससे जोड़ जोड़ कर कहानी बनाएंगे। तो इससे भी बच्चे के अंदर बुद्धि का विकास होगा। एक साथ कई बच्चे को हम लोग कहानी सुनाते हैं, तो इसीलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ समझा रहे हैं, वो हमारे सभी बच्चों को एक समान रूप से सुनाई दे। और बच्चों को सुनाने वाली कहानी जो है वो मज़ेदार होनी चाहिए। कोई भी बोरिंग कहानी हम अपने बच्चों को नहीं सुना सकते हैं। और बच्चों को सुनाने वाली कहानियाँ न ही ज़्यादा लंबी होनी चाहिए और न ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। यानी कहानियों का आकार जो है वो सामान्य होना चाहिए, जिससे बच्चे अच्छी तरह से सुने और कुछ सीखें। कहानी के बारे में बच्चों का अपना विचार लिखने के लिए भी हमें कहना चाहिए कि हमने जो कहानी आपको सुनाई उससे आपने क्या सीखा, इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं, ये आप हमको लिख के दिखाएं। इससे होगा क्या कि बच्चे के बौद्धिक रचनात्मकता में विकास होगा। बच्चे ये सोचने के लिए विवश हो जाएंगे कि मैम ने जो अभी कहानी सुनाई उसका संदेश क्या है। हो सकता है कि हमने कुछ और संदेश दिया है बच्चे को और बच्चे ने कुछ और समझा है, तो वो जो कुछ भी समझा है लिखेगा, जिसे देखकर हम समझेंगे ना कि हमने अपने बच्चे को जो पढ़ाया उस चीज़ को वो समझ पाया है कि नहीं। वास्तव में कहानियाँ बच्चों के बाल मन को नई दिशा देती है, साथ ही उनमें समाज के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करने की क्षमता देती है। इसीलिए अब अगली आप बच्चों को कहानी सुनाएं तो बच्चों को कहानी के महत्व को ज़रूर हमें बताना चाहिए। हमें बच्चों से ज़रूर कहना चाहिए कि जो कहानी हमने आपको बताई उस कहानी को आप घर पे जाएं और एक बार ज़रूर पढ़ें। उस कहानी से आपने क्या सीखा, उस कहानी में आपको कौन कौन से नए शब्द मिले, उस शब्दों के पर्यायवाची शब्द भी आप लिखिए। इससे होगा क्या कि बच्चे ने तो एक कहानी को सीखा, दूसरे उसके अंदर नई शब्दावली का भंडार हो जाएगा। उन शब्दों के क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं ये भी वे बच्चे जानेंगे। और जो प्रश्न हमने बच्चों से किया है, जैसे हमने आपको कहानी सुनाई कि भोला राम वाला और संत वाला, तो हम बच्चों से ये पूछेंगे ना कि मेहनत का क्या फल होता है, भोला राम की गरीबी का क्या कारण था। हमने बच्चों से सवाल किए तो बच्चे ने उस कहानी को पढ़ा है, तो बच्चा बोलेगा कि भोला राम की गरीबी का कारण क्या था कि वो आलसी था, वो मेहनत नहीं करता था। तो बच्चों के अंदर ये भावना आएगी ना कि अगर हम भी नहीं पढ़ेंगे, हम भी आलस करेंगे तो हमारा विकास जो है वो नहीं होगा। तो इसीलिए हमें मेहनत करना चाहिए। तो उसने मेहनत कैसे किया, वो संत के पास गया तो संत ने उसे यही किया कि तुम उपकार के लिए इस आश्रम में एक कुआं खोद दो। तो उसने मेहनत किया तो उसका परिणाम उसे क्या मिला कि सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिल गया। तो इसी तरह अगर हम बच्चों को ये बताएंगे कि अगर आप भी परिश्रम करेंगे, हमने जो चीज़ आपको याद करने के लिए दिया है आप उस चीज़ को याद किए, लिख के हमको दिखाएं, एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन आ गया उसका आप आंसर दिए तो आपका जो है वो मार्क्स अच्छा आएगा और आप आगे भविष्य में कुछ अच्छा करेंगे। तो इसीलिए पढ़ाते वक्त इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्लास में, अपने क्लासरूम में हम बच्चों को ऐसी कहानियाँ भी सुनाएं पढ़ाते पढ़ाते, जिससे हमारा पाठ्यक्रम शामिल होगा तो हमारा पाठ्यक्रम भी कंप्लीट हो जाएगा और बच्चे के अंदर एक नई तकनीक का विकास होगा, कुछ नया बच्चा जानेगा।
तो आज का मेरा सेशन था स्टोरी टेलिंग इन क्लासरूम, यानी क्लासरूम में कहानी के द्वारा हम अपने बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं, अपनी बात को अपने बच्चों के सामने कैसे रख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना सेशन अब समाप्त करती हूँ और मेरा साथ देने के लिए मेरे सहयोगी अनीता मैम का, मेरे और सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद।